left, 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 right, left, left, right, left. तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग। हम कैसे समाज में रहते हैं जहाँ पर इंसान को अपना ही जीवन जीने की आज़ादी नहीं है? Women being raped and children being killed, and how insensitive our society has become. People are not wrong. What is wrong is their religion. What is wrong is their social ideology. Now the point is, do we want to sustain institutions in which equality and liberty cannot be sustained? एक समय था जब गरीबी से लड़ने की जरूरत थी, अब वो समय आया है जब सांप्रदायिकता से लड़ने की जरूरत है। Struggle against communalism can be properly waged by young people like you if you constantly interact with people who are around you. People are having so much of myths regarding Muslim community. हमारे खेलों तक पे असर देखने को मिलता है। अपने निजी स्वार्थों के लिए, निजी लाभ के लिए वो पूरे शहर का, पूरे समाज का माहौल बिल्कुल खराब कर देता है। I refuse to believe that a majority of our media is spreading hate or prejudice. आपस में इस तरह की चीजें चलती रहे, समाज बटा रहे और उनको रोटियां सेकने का जो मौका मिलता रहे। Generally, the people who perpetuate these crimes, they get away without getting any punishment. Suppose such a carnage breaks out around you, what are you going to do? Don't forget Afghanistan, don't forget Taliban, don't forget that these are the consequences of great internal strife produced by the same factors at work in our part of the world. Don't forget that. Fascism in India will not come in the form in which it has come in Europe. Fascism in India will come in the form of communism. Even if not in the short run, I'm quite optimistic in the long run it will be defeated. It has to be defeated because it cannot survive. Because history has not been shaped like this. And history will come to the rescue of the future of a great nation like India. इक्यानवे से पहले 89-90 के आसपास सोवियत संघ का ध्वंस हो चुका था। समाजवाद के अंत के नारे लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि इतिहास का अंत हो चुका है। और अब आने वाले समय में दुनिया में एक उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था और बाजार आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही राज होगा, वही चलेगा। और जब 91 में ये आर्थिक सुधार शुरू हुए, भाजपा के भी और आप यूं कह लें कि सांप्रदायिक फासीवादी आंदोलन की शुरुआत और उसके धीरे धीरे उठान का दौर भी यही था। एक तरफ आर्थिक संकट, जिस आर्थिक संकट में फंसने के बाद भारत को या भारतीय शासक वर्गों को मजबूरी में IMF और विश्व बैंक के आगे जाकर हाथ फैलाना पड़ा और उस कर्जे के बदले में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया भारत पर थोप दी गई, जिसको बहुत ही आसानी से शासक वर्गों ने स्वीकार कर लिया दोनों हाथों। कहने का अर्थ यह है कि एक तरफ आर्थिक संकट और उस आर्थिक संकट के बाद शासक वर्गों द्वारा पूरी ताकत से और जोर शोर से आर्थिक सुधारों की शुरुआत, और दूसरी तरफ यही वो दौर है
जब सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतें देश की राजनीति में, देश के समाज में, देश की संस्कृति में हर तरफ उनका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। और न सिर्फ हस्तक्षेप बढ़ रहा था, बल्कि वो एक उठान पर थी, वो उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी। राष्ट्रीय राजनीति में उनका सीधा हस्तक्षेप हो रहा था। आप याद करें कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार बनी थी, उस सरकार में एक तरफ वामपंथी मित्र थे और दूसरी तरफ आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी थी। और उस सरकार के दौरान ही आडवाणी जी की वो चर्चित रथ यात्रा शुरू हुई थी। इन दोनों घटनाओं का कहीं न कहीं एक संबंध है, लेकिन उन संबंध पर चर्चा करने से पहले मैं एक सवाल की तरफ आना चाहता हूं। जब आर्थिक सुधार शुरू हुए और भूमंडलीकरण का दौर था, उदारीकरण का दौर था, निजीकरण का दौर था, तो उस समय कुछ सिद्धांतकारों ने एक सिद्धांत पेश किया कि आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, और जिन इलाकों में आर्थिक पिछड़ापन है, खास करके हिंदी क्षेत्रों में, उस पिछड़ेपन के कारण सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों को अपना पैर जमाने का और खड़ा होने का मौका मिल रहा है। और जैसे ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उदारीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, विकास की प्रक्रिया तेज होगी, वैसे वैसे सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों के लिए वो एक धक्के की तरह होगा, उनको पीछे हटना पड़ेगा, वो कमजोर होंगे। लेकिन भूमंडलीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया ने कई किस्म की गुत्थियां इस देश में पैदा की, दुनिया भर में पैदा की। और उसमें से एक बड़ी गुत्थी है कि जो इस दौर में पिछले 10 सालों में, या जो आर्थिक सुधारों का या भूमंडलीकरण का दौर है, इस दौर में जो इस देश के सबसे प्रमुख राज्य जो आर्थिक विकास की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो, इन दोनों ही राज्यों में पाया यह गया कि सांप्रदायिक ताकतें उतनी तेजी से मजबूत हुई और उनका उठान उन राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा आगे रहा जिनको माना जा रहा था कि आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, और पिछड़े इलाकों में सांप्रदायिक ताकतों को अपना पैर जमाने का मौका ज्यादा मिलता है। ये एक ऐसी गुत्थी थी जो उस पूरे सिद्धांत के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही थी कि जैसे जैसे भूमंडलीकरण आगे बढ़ेगा, उदारीकरण आगे बढ़ेगा, सांप्रदायिक फांसीवाद को पीछे हटना पड़ेगा। आखिरकार इन दोनों में क्या रिश्ता है? और हम दुनिया के पैमाने पर भी देखते हैं कि दुनिया के पैमाने पर भी जो भूमंडलीकरण है, भूमंडलीकरण की जो चैंपियन ताकतें हैं, जो उसकी ड्राइविंग फोर्सेस हैं, जो उसको आगे बढ़ाने की चालक शक्तियां हैं, उनका दुनिया के पैमाने पर जो फांसीवादी साम्राज्यवादी ताकतें हैं उनके साथ बड़ा गहरा गठजोड़ बन रहा है। और जिस तरह से ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसी दौर में यह वकालत की जा रही है और खुलेआम वकालत की जा रही है कि भारत, अमेरिका और इजराइल को मिलकर के एक गठजोड़ बनाना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ पर लड़ने के लिए। और आतंकवाद का क्या मतलब होता है? आतंकवाद का मतलब होता है इस्लाम, इस्लाम के खिलाफ लड़ने के लिए। आज किसी भी अखबार को उठा लीजिए, टेलीविजन चैनल को देखिए, जो विदेशी चैनल हैं, चाहे वो CNN हो, BBC हो, अखबारों को देखिए, इनसे जो एक पूरी इमेज क्रिएट की गई है पिछले 10 सालों में, धीरे धीरे ऐसी छवियां बनाई गई हैं, उन छवियों के जरिए ये बनाया गया है कि जैसे किसी भी मुसलमान का नाम आते ही सबसे पहली जो तस्वीर बनती है, या किसी मुसलमान का नाम लीजिए या इस्लाम का नाम लीजिए, तो सबसे पहले जो छवि बनती है वो बनती है कि एक आतंकवादी होगा। ये एक दिन में नहीं, वर्षों बरस में गढ़ा गया। इस तरह की छवियां धीरे धीरे बनाई गई हैं और आज इतनी मजबूत कर दी गई हैं कि आज कोई लॉजिक सुनने के लिए तैयार नहीं। कोई उन घटनाओं के पीछे, जिन घटनाओं का जिक्र और जिनकी रिपोर्टें आप अखबारों में पढ़ते रहते हैं आए दिन, ये यहाँ पर ये जो बम फोड़ा गया इसमें ये मुसलमान थे, यहाँ से इनका संबंध था, ISI से संबंध था, इनके अफगानिस्तान से संबंध था, इनका ईरान से संबंध था, इनका मिडिल ईस्ट से संबंध था। और राजनीतिक रूप से इसको मजबूत करने के लिए लगातार इस पर जोर दिया जा रहा है। इसके कारण एक इस तरह की इमेज क्रिएट हो रही है। और इस दौर में यह भूमंडलीकरण के जो पैरोकार हैं, जो चैंपियंस हैं, उनके लिए जरूरी भी हो गया है। क्यों जरूरी हो?
आप देखिए कि भूमंडलीकरण जितना जोर शोर से आया, ग्लोबलाइजेशन के जितने चर्चे शुरू हुए पिछले 10 साल के अंदर, और जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से ये एक्सपोज हुआ। शायद ही कोई चीज इतनी तेजी से एक्सपोज हुई हो जितनी भूमंडलीकरण हुई, जो उसके सबसे बड़े चैंपियंस थे। आश्चर्य की बात है कि केवल 10 साल के अंदर भूमंडलीकरण के जरिए जितनी भी बातें कही गई थी कि आने वाले समय में भूमंडलीकरण से दुनिया भर में गरीबी का खात्मा होगा, सब लोगों तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ पहुंचेगा, WTO के बनने के बाद व्यापार के नियम सबके लिए आम हो जाएंगे और सबके लिए बराबर होंगे, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ टोगो, दोनों देशों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, दोनों को एक नियम से तौला जाएगा, और बहुत ही डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है WTO, और उसके जरिए जो व्यापार बढ़ेगा दुनिया में उसमें विकासशील देशों में उसका ज्यादा हिस्सा जाएगा। एक तरह का ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई, उसके लिए ऐसे ऐसे छवियां गढ़ी गई कि ये एक तरह का समुद्र मंथन हो रहा है और उस समुद्र मंथन में तमाम रत्न निकलेंगे और उसका बंटवारा सब में बराबर होगा। लेकिन क्या हुआ, इन 10 वर्षों में ही ये सारे के सारे जो मिथक क्रिएट किए गए थे, ये सारे के सारे जो भ्रम पैदा किए गए थे भूमंडलीकरण के बारे में, वो सब हमारे सामने बिल्कुल साफ नंगे होते दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि आज जो भूमंडलीकरण के जो सबसे बड़े चैंपियंस थे, विश्व बैंक में उपाध्यक्ष थे, उसके चीफ इकोनॉमिस्ट थे जोसेफ स्टिग्लिट्ज, उनकी एक किताब पिछले दिनों आई, डिस्कंटेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज वो जो विश्व बैंक, मुद्रा कोष और WTO के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण है, उसके सबसे कटु आलोचकों में एक, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। IMF के इकोनॉमिस्ट से, IMF की टीम से उनकी डिबेट्स चल रही। दूसरी तरफ उसके एक सबसे बड़े पैरोकार थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स, लेकिन पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूं जेफरी सैक्स लगातार जो ये भूमंडलीकरण की प्रक्रिया चल रही है उसकी आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये भी एक पहली है मेरे लिए। पहली ये है कि आखिरकार जो भूमंडलीकरण के जो सबसे बड़े चैंपियंस थे, जो सबसे बड़े पैरोकार थे, जो सबसे ज्यादा उसकी वकालत कर रहे थे, वो क्या कारण है कि अचानक उसकी आलोचना करने लगे। तीसरे उसके जो कह लीजिए कि जो ये भूमंडलीकरण, मौजूदा वित्तीय पूंजी का भूमंडलीकरण है, इस भूमंडलीकरण का जो सबसे बड़ा लाभ उठाने वाला एक आदमी, जो दुनिया के सबसे बड़े सट्टेबाजों में एक गिना जाता है, जॉर्ज सोरोस। माना जाता है कि जो दक्षिण पूर्व एशिया में, चाहे वो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया में जो आर्थिक संकट 97-98 में आया था, जिनके कारण इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई थी, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो मुद्रा का सबसे बड़ा सट्टेबाज दुनिया का माना जाता है, जॉर्ज सोरोस का हाथ था। वो जॉर्ज सोरोस का भी हृदय परिवर्तन हो गया। इन दिनों वह भूमंडलीकरण की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह भूमंडलीकरण बहुत दूर तक नहीं जा सकता है। उनका हृदय, जैसा मैं समझ पाता हूं, इसलिए बदल रहा है कि भूमंडलीकरण का जो पूरा जाल बट्टा रचा गया था, जो उसका पूरा मिथक 11 सितंबर की घटना के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया के डिस्कोर्स को, पूरी दुनिया में जो विचार विमर्श के मुद्दे थे, उन मुद्दों को बदल करके आतंकवाद के सवाल को आज दुनिया का सबसे प्रमुख सवाल बनाने की कोशिश की जा रही है। और पिछले 2 सालों से अमेरिका और दुनिया का तमाम शासक वर्ग जो साम्राज्यवादी खेमा है, उसकी पूरी कोशिश है कि आज आतंकवाद को और खास करके इस्लामी आतंकवाद को एक ऐसा सवाल बना दिया जाए जिससे दुनिया का ध्यान डाइवर्ट हो, दुनिया का ध्यान उसकी तरफ मोड़ा जा सके। 11 सितंबर की घटना ने शासक वर्गों को एक मौका तो दे दिया और आतंकवाद को बहुत हद तक वो एक सवाल बनाने में सफल भी रहे। लेकिन पिछले 10 सालों में अपने देश में जो हालत हुई है, मतलब एक आश्चर्य की बात है कि जो सबसे तेज विकासशील राज्य हैं जो इस दौर में विकसित हुए हैं, कर्नाटक, वहां पर पिछले 2-3 महीनों में बारिश न होने से 100 किसानों ने आत्महत्या कर ली। जो बड़े बड़े विकसित राज्य, पंजाब में किसानों ने आत्महत्याएं की, पहले सोचा नहीं जा सकता था। ये सब भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में हुआ है, और उस दौर में हुआ है जब ये कहा जा रहा था कि इस देश में समृद्धि बढ़ रही है। लेकिन जो रिपोर्टें आ रही हैं, वो रिपोर्टें ये बता रही हैं कि हाँ,
समृद्धि बढ़ी है, लेकिन समृद्धि केवल एक खास तबके की बढ़ी है। सच्चाई यह है कि इनइक्वलिटी बढ़ रही है, विषमता बढ़ रही है, आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही है। और बिहार के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी बुरुंडी की हालत में पहुंच रहा है, उड़ीसा की वही हालत हो रही है, उत्तर प्रदेश भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, झारखंड की भी वही स्थिति है। ये जो कुछ राज्य लगातार पिछड़ते जा रहे हैं और कुछ राज्य आगे बढ़ रहे हैं, और राज्यों के अंदर भी जिस तरह से डिस्पैरिटी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि पंजाब में पर कैपिटा इनकम के आधार पर आप मान लीजिए कि वहां बहुत समृद्धि आ रही है, वहां भी एक हिस्से में समृद्धि आई है और एक जो बड़ा वहां का जो निचला हिस्सा है, जो 20% सबसे गरीब लोग हैं, उनकी आय घट गई है। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि भूमंडलीकरण ने आर्थिक विषमता को और बढ़ाया है, भूमंडलीकरण ने जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है उसको बिल्कुल एक तरह से रिटार्डेड ग्रोथ है, उसको कह सकते हैं आप, विकलांग किस्म का ग्रोथ है, जिसमें सब लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है। बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है, फैक्ट्रियां लगातार बंद हो रही हैं, जो औद्योगिक विकास की दर है वो लगातार पिछले 5-7 सालों में कम होती जा रही है। उसको एक तरह से जो इंपोर्ट हो रहा है विदेशों से, वो उसको रिप्लेस करता जा रहा है, लेकिन इसको लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं। और इसी दौर में भारतीय जनता पार्टी और एक तरह से कहें सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों का लगातार उठान हो रहा है, वो लगातार मजबूत हो रही। एक बड़े आश्चर्य की बात है, संघ परिवार के खेमों में भी, जो उनके कई खेमे हैं, उन खेमों में भी भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का विरोधी एक तबका दिखाई पड़ता है, जो लगातार इन चीजों का विरोध कर रहा है। आखिरकार ये पहली क्या कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी या सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों की सरकार बड़े जोर शोर से और पूरे उत्साह से उन भूमंडलीकरण की और उदारीकरण की और निजीकरण की नीतियों को लागू करने पर उतारू है और जोर शोर से लागू कर रही है, और दूसरी तरफ एक हिस्सा उसका विरोध कर रहा है। यह भी एक पहेली है इस दौर की, और इस पहेली का जवाब हालांकि बहुत स्पष्ट है, इसको कहने की जरूरत नहीं है कि अभी एक किस्म से जो भूमंडलीकरण के खिलाफ, उदारीकरण के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में एक विरोध का माहौल, एक जन विरोध खड़ा हो रहा है। उस विरोध को हड़पने की, उसको अपने साथ रखने की, यानी पक्ष में भी हम हैं और विपक्ष में भी हम हैं, दोनों हमारे साथ ही रहे, इस तरह की कोशिश है। और इसके अलावा जो उनका स्वदेशी जागरण मंच का जो पूरी फिलॉसफी है, जिसको बहुत सामान्य अर्थों में मैं कहता हूं, जिसको मुरली मनोहर जोशी जिसको परिभाषित करते हैं कि कंप्यूटर चिप्स यस, अंकल चिप्स नो, उनका जो स्वदेशी है वो यही है कि कंप्यूटर चिप्स यस, अंकल चिप्स नो। यानी जो छोटे घरेलू पूंजीपति हैं, उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों को बचाए रखते हुए, या अगर उनका कोई एक संबंध बन सके विदेशी पूंजी के साथ, तो उनके हितों को उसके साथ बचाए रखते हुए हम विदेशी पूंजी को, हाई टेक्नोलॉजी को आमंत्रित करेंगे। यानी आप अपना अचार बनाइए, पापड़ बनाइए, हम पापड़ और अचार अपना बना हुआ खाएंगे, लेकिन कंप्यूटर और बाकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बाकी सब चीज़ों के लिए हम विदेशी पूंजी ले आएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि कहीं ऐसा नहीं होता कि आप कंप्यूटर के चिप्स और कंप्यूटर के लिए विदेशी पूंजी ले आएं और अपना अचार पापड़ बहुत दिन तक आप नहीं बनाते रह सकते। और यह एक कंट्राडिक्शन है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, खुद संघ खेमे के अंदर बढ़ रहा है, और शायद वो भी उसको उस तरह से रिजॉल्व करने की स्थिति में नहीं है। और चूंकि वो उसको नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक बार एक तरह से दिखाई पड़ता है कि उनके अंदर कई खेमे हैं और उन खेमों में के बीच टकराव है। लेकिन ये टकराव वास्तविक टकराव नहीं है, ये वास्तव में एक मिली जुली कुश्ती की तरह है। और उस कुश्ती के जरिए जो उनका एक, कह लीजिए कि लंबे समय से जो जनसंघ के जमाने से संघ परिवार का जो मुख्य आधार रहा है, जो छोटा पूंजीपति, दुकानदार, उसके इंटरेस्ट को बचाए रखते हुए कैसे विदेशी पूंजी के साथ अपने गठजोड़ को लगातार मजबूत किया जाए, इसकी ये कोशिश स्वदेशी जागरण मंच और संघ परिवार के उस खेमे में दिखाई पड़ती है, जो भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का गाहे बगाहे विरोध करता रहता है। लेकिन उस विरोध में कोई ताकत नहीं है, उस विरोध में कोई मजबूती नहीं है, वो विरोध लंबी दूरी तक जाने वाला नहीं है। यह मानना और यह समझना, उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेना
कि बड़ी पूंजी और विदेशी पूंजी जो देश में आ रही है वह सांप्रदायिक फासीवाद का विरोधी है और उसका विरोध करेगी, यह गलत धारणा है। इस देश के अंदर और पूरी दुनिया में कहीं भी उसका जो सबसे अच्छा साथी हो सकता है वो सांप्रदायिक फासीवादी ताकतें ही हो सकती हैं। और जो सांप्रदायिक फासीवाद है, ऐसी स्थिति वो भी नहीं पैदा करना चाहते हैं कि विदेशी पूंजी के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे। तो ये एक जो मिली जुली कुश्ती है और एक जो मिला जुला गठजोड़ है, इस गठजोड़ के जरिए ही इस देश में विदेशी पूंजी, सांप्रदायिक फासीवाद और भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का पूरा खेल चल रहा है। इनके बीच एक साफ साफ संबंध अब बिल्कुल सामने सबको दिखाई पड़ रहा है। इसमें अब कोई कहने की जरूरत नहीं है कि आज संघ परिवार और बड़ी विदेशी पूंजी के बीच कोई रिश्तों में खटास है। उन दोनों के बीच आज बहुत बेहतर रिश्ते हैं और उन्हीं बेहतर रिश्तों के कारण आज भारत को दुनिया में जो एक स्ट्रेटेजिक या जो रणनीतिक एक तरह का गोलबंदी हो रही है, उसमें अमेरिकी शासक वर्ग अपने सबसे नज़दीकी साथियों में गिन रहा है। जो अमेरिका इराक के खिलाफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बहाने अटैक करता है, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सैंक्शन लगाता है, उसकी घेराबंदी करता है, और एक तरफ भारत जैसा देश जो परमाणु विस्फोट करता है, अमेरिका उसके साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। ये लॉजिक तो कम से कम मेरे समझ में नहीं आती, ये कैसे हो रहा है? तो ये एक बड़े जो रणनीतिक गठजोड़ बन रहा है, उसमें जाहिर है कि आज सांप्रदायिक फासीवाद से ज्यादा बड़ा मित्र और मजबूत गठजोड़ और साझेदार आज अमेरिका का कोई नहीं हो सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण की जो चैंपियन ताकतें हैं, जो भूमंडलीकरण को जो आज आगे बढ़ाने में सबसे आगे बढ़ी हुई ताकतें हैं, उनके बीच और सांप्रदायिक फासीवाद के बीच एक गहरा रिश्ता है। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी